हेलो एवरीवन, सी लैंग्वेज बाय स्कूल लैब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रमन सिंह और आज हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स allow us to control the flow of program. There are four types of control statements in C. First we have decision making statements, then selection statements, then looping statements and jumping statements. Let's see one by one. Decision making statements. Decision making statements are dependent on the condition block need to be executed or not, which is decided by condition. In C language there are following types of decision making statements. First we have if statement, then if else statement, then if else if either, then nested if else. Let's see one by one. If statement. It tells the compiler to execute a certain part of code only if a specified condition becomes true. This is our syntax. if then condition. अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट हमारी जो भी इफ़ ब्लॉक के अंदर है एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम यूज़र से एक नंबर इनपुट करवा रहे हैं और चेक करेंगे कि नंबर अगर प्राइम हुआ तो प्रिंट कर दें नंबर प्राइम। कैसे करेंगे? तो इंट डेटा टाइप का नाम वेरिएबल डिक्लेयर किया, प्रिंट टाइप कर दिया मैसेज एंड नंबर comma address of num. Then if num modulus 2 डबल इक्वल्स टू 0 है तो प्रिंट एफ कर दो क्या? नंबर इज प्राइम। नंबर इज प्राइम। गेट किया, क्लियर स्क्रीन लगाया, एंटर नंबर 68, नंबर इज प्राइम। नेक्स्ट वी हैव if else statement. It is used when we want to execute else block of a specified condition. This is our syntax. if सेम टू सेम है, देन else और जोड़ दिया तो इसमें भी हम क्या करेंगे? else ब्लॉक और जोड़ देंगे और क्या लिख देंगे? printf not prime 67 not prime. Again 2 number is prime. Next we have if else ladder. It is used when we have multiple conditions. If any one of the given condition becomes true, it will execute that block, otherwise else block will execute. This is our syntax. If then condition then statement. Again else if condition then statement. और ये else if हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं जितने भी चाहें और फाइनल else लगा देंगे else स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होगा? अगर कोई भी कंडीशन किसी भी इफ़ या एल्स इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और बाकी सबको इग्नोर करके प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर फाइनल एल्स ब्लॉक तो है ही, वो एग्जीक्यूट होगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। देखिए हमने परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल लिया PER और प्रिंट एफ कर दिया एंटर परसेंटेज। इसमें हम क्या कर रहे हैं? यूजर से परसेंटेज इनपुट करवा रहे हैं और चेक करेंगे इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इज और इक्वल्स टू 60 है तो हम प्रिंट एफ कर दें फर्स्ट डिवीज़न। यहाँ पर एक बात और, यदि हम इफ़ के तुरंत बाद अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, केवल सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं, तो फिर हमें कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर मोर देन वन स्टेटमेंट लिखना हो तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना होता है। अभी यहाँ पर आप कर्ली ब्रेसेस लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगर हम लगा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगाया तो दिक्कत नहीं है। देखिए प्रोग्राम समझते हैं। हमने इफ़ लगाया और परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है तो प्रिंट कर दो फर्स्ट डिवीज़न, और अगर एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 है तो प्रिंट कर दो सेकंड डिवीज़न। ऐसी एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 है तो थर्ड डिवीज़न, और एल्स में फेल्ड, यहाँ पे सेमीकोलन रह गया था। एंटर परसेंटेज, हमने परसेंटेज लिखा 74 तो फर्स्ट डिवीज़न आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन रन करेंगे, देन एंटर परसेंटेज, हमने लिखा 33 तो देखिए थर्ड डिवीज़न आ गया। एक और बार एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर परसेंटेज, हमने लिखा 30, देखिए फेल्ड लिख के आ गया।
Next we have nested if else. When a series of decision is required, nested if else is used. Nesting means using one if else construct within another. This is our syntax. If condition, then inside the if block we have another if else, then we have else block in which we have another if else. So this is our nested if else. इसको समझने के लिए हम सपोज 3 नंबरों को एंटर करते हैं यूज़र से और फिर चेक करते हैं कि तीनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर वन है। तो उसके लिए हमने इंट abc वेरिएबल डिक्लेयर किया, प्रिंटफ किया, एंटर 3 numbers, then scanf %d, comma address of a, address of b and comma address of c, सेमीकोलन। अब हमने चेक किया इफ a is greater than b, तो ये हमारा इफ और ये हमारा हो जाएगा एल्स। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इफ हो गया। अब इफ के अंदर एक और इफ अब हमें पता है कि a इज़ ग्रेटर देन b है, तो अब चेक करेंगे a इज़ ग्रेटर देन c है, तो प्रिंट कर दो %d इज़ लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, कुछ भी बोल दीजिए, लार्जेस्ट कॉमा a। और एल्स में c आ जाएगा। अगर a बड़ा है तो a प्रिंट कर देगा, नहीं तो एल्स ब्लॉक में c प्रिंट कर देगा। देन एल्स ब्लॉक देखते हैं। इफ़ हमने लिखा b इज़ ग्रेटर देन c, क्योंकि ऊपर a इज़ ग्रेटर देन b था। अब ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो इसका मतलब b बड़ा है, तो एल्स ब्लॉक में b आ जाएगा। तो उसमें हम b से चेक करेंगे c को। इफ़ b इज़ ग्रेटर देन c तो प्रिंट एफ कर दो %d लार्जेस्ट कॉमा c कॉमा b, और यहाँ पे आएगा c। अब इसे रन करते हैं, एरर आ गई, सेमीकोलन नहीं लगाया था। एंटर 3 नंबर्स, हमने लिखा 32, 33 एंड 36। 36 इज़ लार्जेस्ट। एक बार फिर से हमने लिखा 55, 89 और 21। देखिए 89 इज़ लार्जेस्ट। नेक्स्ट वी हैव सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। When selection of case is required, selection statement is used. It provides an easy way to dispatch execution to different part of code based on the value of an expression. This statement uses following keywords: switch, case, default and break. This is our syntax: switch, then expression, then case value 1 statement break, then case value 2 statement break and so on, और last default statement then break. Let's implement this. हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाएंगे, और अगर वो नंबर हमारे केस में किसी भी केस में मिलता है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग उस नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करके उस नंबर का वर्ड बता देंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ये हमारा स्विच ब्लॉक है। अब इसके अंदर ही हम हमारे जितने भी केस होंगे सब लिखेंगे। स्विच में n लिखा हमने, एक्सप्रेशन है हमारा n। तो ये केस 1, अगर किसी ने 1 इनपुट किया तो उसको प्रिंट एफ करके हमें 1 को वर्ड में लिख देंगे। तो 1 का ONE लिख दिया हमने। देन अब केस 2, अगर किसी ने 2 इनपुट किया तो फिर हम लिख देंगे प्रिंट एफ 2 TW2 वर्ड में। केस 3 इनपुट किया, अगर किसी ने 3 इनपुट किया तो हम केस 3 में लिख देंगे प्रिंट एफ 3। अगर किसी ने 4 इनपुट किया तो हम एक 4 नाम का केस बनाएंगे, प्रिंट एफ FOUR 4। और आखिरी में
एक डिफ़ॉल्ट बना देंगे कि अगर किसी ने 1 2 3 4 ऐसे इन नंबरों की जगह कुछ और नंबर लिख दिया तो फिर हम प्रिंट कर देंगे इनवैलिड। अब हम इसे रन करेंगे। एंटर नंबर हमने लिखा 1, तो देखिए 1 2 3 सब मिल गया आपस में, एक भी बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक /n लगा देंगे। /n क्या कहता है, ये न्यू लाइन पे हमारा कर्सर ले आएगा, न्यू लाइन पर। अब जब हम इसे अगेन रन करेंगे, देखिए 1, तो देखिए 1 2 3 नेक्स्ट लाइन में हमारा आ गया। अब हम चाहते हैं कि अगर हमने 1 लिखा तो 1 प्रिंट हो और उसके आगे वाले नंबर नहीं प्रिंट हो। तो उसके लिए हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करना होगा। जैसे ही 1 आएगा तो इस स्टेटमेंट को रन करेगा और ब्रेक को देखकर टर्मिनेट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि यूज़र ने 2 इनपुट किया तो 2 प्रिंट हो, उसके बाद ब्रेक टर्मिनेट हो जाए। ऐसे 3 किया तो तब ब्रेक हो जाए, 4 किया तो ब्रेक हो जाए। और डिफ़ॉल्ट में तो है ही, अब लास्ट में तो इसमें कोई ब्रेक करने की बात ही नहीं है। तो हमने लिखा 1, देखिए 1। अगेन रन करके देखते हैं, हमने लिखा 5, तो देखिए इनवैलिड। नेक्स्ट वी हैव लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स execute one or more statement repeatedly several number of times. There are following types of loop: while loop, nested while loop, do while loop, for loop and nested for loop. Let's see one by one. While loop. In while loop, first check the condition. If condition is true, then control goes inside the loop body, otherwise outside of the body. This is our syntax: initialization, then while, condition, then our statement, then increment, decrement, and that's it. Let's see an example. हमने इनिशलाइज की i की वैल्यू 1, while लगाया, ये while की बॉडी। यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी i लेस देन इक्वल्स टू 10, जब तक है प्रिंट कर दो क्या, %d /n न्यू लाइन के लिए, कॉमा i। अब इंक्रीमेंट कर देंगे i की वैल्यू ++। अब जैसे हमने रन किया, देखिए 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर हमने 100 लिखा तो देखिए 100 तक आ गई वैल्यू। अब चूँकि हम 77 से लेकर 100 तक की वैल्यू देख रहे हैं, बाकी की दिख नहीं रही हैं, तो इसके लिए हम /n हटा देंगे और इसकी जगह /t का यूज़ करेंगे। देखिए नेक्स्ट वी हैव नेस्टेड while loop. Using while loop inside another while loop is said to be nested while loop. First loop is called outer loop while second one is called as inner loop. ये हमारा syntax, while condition, then inside the body, again while loop, while then condition. First loop is outer loop and second one is inner. इस लूप का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें अपने डेटा को टेबल के फॉर्म में प्रिंट करना होता है। तो यहाँ पे हमने देखिए वाइल इन, ये हमारा आउटर लूप तो लगा ही है। अब इनर लूप इसके अंदर दूसरा लूप लगा देते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जे। यहाँ पर आई रो को इंडिकेट करेगा और जे कॉलम को। तो जे इनिशलाइज कर दिया 1 और वाइल जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3। ये हमने वाइल की बॉडी ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस लगा के बना दी। जी की वैल्यू ++ दिया। अब यहाँ पर आई की वैल्यू ++ होगी। अब इसके बाद प्रिंट f /n न्यू लाइन के लिए। अब जब हम इसे रन करेंगे तो देखिए 3 रो और 3 कॉलम, 3 3 लिया था
अब आप इसको अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। हमने देखिए 1 लिया तो 1 रो 3 कॉलम आ गए। यहाँ पे हम जे की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू प्रिंट करना हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हमने देखिए 10 लिया तो देखिए रो 10 हो गई। देखिए कॉलम भी 10 कर दिया तो देखिए रो भी 10 और कॉलम भी 10। ऐसे ही अगर केवल एक रो चाहिए तो यहाँ पे 1 लिख दो और देखिए 1 रो 10 कॉलम्स। नेक्स्ट वी हैव do while loop. It executes the statements inside the body of do while before checking the condition. This is our syntax: do, then open curly braces, statement, then close curly braces, then while, then condition, semicolon. Let's see an example. हम यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की गिनती प्रिंट करने जा रहे हैं। तो हमने ये डू लूप लगाया, डू देन वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10। तो printf कर दीजिए क्या, %d/n, i। अब जब i की वैल्यू ++ होगी तो देखिए 1 से लेकर 10 तक की गिनती आ गई। अब डू वाइल लूप को समझने के लिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने i की वैल्यू लेस देन 1 अगर होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाए। तो देखिए तब भी i की वैल्यू 1 है तब भी ये तो चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि ये लूप पहली एंट्री देता है और बाद में कंडीशन चेक करते हैं। एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। Next we have for loop. The for loop is special from other loops through an explicit loop counter or variable which allows the body of the loop to know the exact sequencing of each iteration. This is our syntax: for, then initialization semicolon, condition semicolon, increment decrement, and open curly braces, statement, then close curly braces. Let's see an example. int data type का I वेरिएबल डिक्लेयर किया for I is equals to 1, I is less than equals to 10 और I की वैल्यू ++। यहाँ पे हमने printf कर दिया %d/n न्यू लाइन के लिए और i। देखिए 1 से लेकर 10 तक की गिनती प्रिंट हो गई। नेक्स्ट वी हैव nested for loop. A for loop inside another for loop is said to be nested for loop. This is our syntax: for initialization semicolon, condition semicolon, increment decrement, then again for loop, for initialization semicolon, condition semicolon, increment decrement, then after the open curly braces we have inner loop statement, then close curly braces, then after close curly braces we have outer loop statement, then again close curly braces. Let's see an example. int I j हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। यहाँ पर i रो के लिए है और j कॉलम के लिए है। चूँकि ये इसका यूज़ तब किया जाता है जब हमें अपने डेटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो। तो यहाँ पे i रो को रिप्रेजेंट करेगा और j कॉलम को। यहाँ पर हमने printf लिखना है /n न्यू लाइन के लिए। अब देखिए हम 10 रो 10 कॉलम प्रिंट किया है। देखिए नेक्स्ट वी हैव जंप स्टेटमेंट्स। एज द नेम सजेस्ट, जंप स्टेटमेंट जंप फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर। सी सपोर्ट्स फॉलोइंग जंप स्टेटमेंट्स: गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। लेट्स सी वन बाय वन। अभी हमने स्विच स्टेटमेंट में देखा था ब्रेक का यूज़ करना, कैसे ब्रेक एक पर्टिकुलर ब्लॉक से हमें बाहर निकाल देता है। गो टू भी ऐसा कर सकता है। हमें लिखना है बस गो टू कीवर्ड, देन आइडेंटिफायर। हमने यहाँ पे हेयर आइडेंटिफायर का यूज़ किया है। अब आपको जहाँ पर भी जाना है वहाँ पर हेयर और कॉलन लिख दीजिए। ये बिल्कुल एनीवेयर डोर की तरह है, डोरेमोन का गैजेट, जो कि आपको जहाँ पे भी प्रोग्राम में जाना है बस वहाँ पे आपको प्लेस करना है और आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। देखिए एंटर नंबर 1, देखिए 1, क्योंकि हमने 1 के तुरंत बाद ही
गो टू लगाया था और उसे स्विच स्टेटमेंट के बाद हेयर कॉलन लगा दिया था। तो अभी हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम यूज़र डिफाइंड एक नंबर इनपुट करेंगे और गिनती प्रिंट करेंगे उस नंबर तक की। हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे, वाइल i लेस देन 10। क्योंकि i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करी थी, इसलिए हमें पहले i की वैल्यू 1 करनी होगी। तो i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू 1 हो गई। तो उसके बाद printf कर दिया %n और i। अब चूँकि हम यूजर डिफाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें n लिखना होगा। और यहाँ पर एड्रेस तो लगाने भूल गए, एड्रेस ऑफ n। अब जब इसे हम सेव करेंगे और रन करेंगे, एंटर नंबर, हमने नंबर लिखा 15। तो देखिए 1 से लेकर 15 तक की गिनती प्रिंट हो गई। अब हम ब्रेक को समझते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर अगर ब्रेक लगा दिया और हमने लिखा एंटर नंबर, हमने लिखा सपोज़ 5, तो देखिए केवल 1 प्रिंट हुआ क्योंकि हमारा लूप टर्मिनेट हो गया था। अब हम कंटिन्यू को समझते हैं। लूप के अंदर कहीं पर भी यदि हमने कंटिन्यू का यूज़ किया तो कंट्रोल को लूप के पास वापस ले जाता है और फिर कंडीशन चेक करवाता है। हमने लिखा 10, तो देखिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू ने प्रिंटफ स्टेटमेंट के आगे बढ़ने नहीं दिया। कंटिन्यू सीधे कंट्रोल को वाइल लूप में ले गया और कंडीशन फिर से चेक करवाई। और ये तब तक होता रहा जब तक कंडीशन ट्रू रही। और जैसी कंडीशन फॉल, लूप टर्मिनेट हो गया। और टर्मिनेट हुआ तो उसको समझने के लिए हमने आई की वैल्यू printf करवाई आखिरी में। तो देखिए 10 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब यदि हम वाइल की जगह इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करें तो क्या होता है देखते हैं। देखिए एरर आ गई क्योंकि कंटिन्यू केवल लूप्स के लिए बना है। अब हम देखते हैं रिटर्न। जो रिटर्न हमारा स्टेटमेंट है वो फंक्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट है। हमारा फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जनरली जो मेन फंक्शन होता है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसलिए हम रिटर्न 0 लिखते हैं। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो इसे और अच्छे से समझेंगे। इससे हमारे प्रोग्राम में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए सेम जैसा आउटपुट था वैसे ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।